अच्छा, आज इसमें हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 109 है। अच्छा, इसका पहला पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, और साथ साथ उसका मतलब बताती हूँ। इसमें कह रहा है कि नो बिजनेस मैन वॉन्ट्स टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू हीज कस्टमर हु मे प्रूव अनेबल और अनविलिंग टू पे देयर डेट्स। ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है कि कोई भी बिजनेस मैन हो ना, वो अपने गुड्स को ऐसे कस्टमर को उधार पे नहीं बेचना चाहता जो उसका उधार ना चुका सकें। ठीक है, टुडे हाउवर इन एवरी फील्ड ऑफ रिटेल ट्रेड इट्स अपीयर दैट सेल्स एंड प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। लेकिन आजकल क्या है कि अगर आप अपने गुड्स को बेचना चाहते हैं और उस पर प्रॉफिट जो है वो लेना चाहते हैं, तो वो ऐसे ही हो सकता है कि आप अपनी गुड्स को उधार पे बेचो, तो ही आपकी गुड्स जो हैं वो जल्दी बिकेंगी और ज़्यादा बिकेंगी। द मैन्युफैक्चरर्स एंड द होलसेलर सेल्स गुड मोस्टली ऑन क्रेडिट। अब जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो होलसेलर को अपने गुड्स जो है क्रेडिट पे देता है, यानी उधार पे देता है, और जो होलसेलर होता है वो आगे अपने कस्टमर्स को यानी रिटेलर्स को जो है ना वो आगे उधार पे देता है। ठीक है, credit is very powerful instrument to promote sale, so most of the business transaction in most business concerns are carried out on credit basis। ठीक है, अब जो क्रेडिट है ना, ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप जो है अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो उधार पे अपनी चीज़ें जो है वो बेचनी पड़ेगी। और आजकल जो भी है उधार पे ही ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं। ठीक है, बाकी इसमें से ये क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्ट है वो 1882 में आया। ठीक है, उसके अलावा इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हम पेज नंबर 835 से पढ़ेंगे। इसमें ये बिल ऑफ एक्सचेंज की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। एन अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग addressed by one person to another, signed by the person giving it, required the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determined future time a sum certain in money to or to the order of specified person or to the bearer। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक राइटिंग की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसको एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के लिए लिख रहा होता है। ठीक है, और जिस पर्सन के लिए वो लिखा जाता है वो उसको साइन करता है। ठीक है, उस पर एक फ़िक्स डेट लिखी जाती है कि इस डेट को जो है पैसे दे दिए जाएंगे। वो पैसे लिखे जाते हैं जो लेने होती हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये है। अच्छा, डेफिनेशन को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि द पर्सन हु राइट्स आउट द ऑर्डर टू पे इज़ कॉल्ड ड्रायर। अच्छा, अब मैं इसमें बता देती हूँ कि ड्रायर कौन होता है और ड्राई कौन होता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, ठीक है, वो ड्रायर कहलाता है। यानी कि एक तरह से जो सेलर होता है उसे हम ड्रायर कहते हैं। फिर वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो पेमेंट लिखी होती है और देनी होती है, वो ड्राई कहलाता है। यानी कि ड्राई एक तरह से जो है वो हमारा बायर होता है। बायर को हम ड्राई कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा लिखा है कि ड्राई, इसमें क्या कह रहे हैं, इसका सी पॉइंट, ए और बी पॉइंट मैंने बता दिया है कि जो ड्रायर होता है, ड्रायर हमारा जो होता है वो सेलर होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है। ठीक है, और जो ड्राई होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करता है, एक्सेप्ट करता है। वो हमारा बायर होता है जिसने पैसे देने होते हैं। द ड्राई में एक्सेप्ट द बिल। ड्राई जो होता है यानी कि जो बायर होता है वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। दिस इज़ अ स्पेशल यूज़ ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट बिकॉज इट मीन दैट ही एक्सेप्ट्स टू पे द अमाउंट पेबल एक्सप्रेस्ड इन द बिल। ठीक है, ये एक्सेप्ट का स्पेशल वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो बिल पे पेमेंट लिखी है वही पेमेंट उसने देनी है। ठीक है, इफ़ ही एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन टू पे ही राइट्स
accepted across the face of bill and sign it. From that time on, he is known as acceptor of the bill and has absolutely liable to honor the bill on due date. अच्छा, फिर क्या करता है कि जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो फिर क्या होता है, वो पाबंद हो जाता है कि उसने उस टाइम के ऊपर जो डेट लिखी है कि उस टाइम के ऊपर जो है उसने वो पैसे जो है दे देने हैं. The amount of money must be mentioned clearly. For example, I cannot make out a bill requiring someone to pay the value of my car or house. This is an uncertain sum. It must say 5,000 rupees or 10,000 rupees. ठीक है, जो मनी हमने लेनी होती है बायर से वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे हम लाजमी लिखते हैं. ठीक है, अगर 5,000 लेनी है, 10,000 लेनी है, 20,000 लेनी है, जितनी भी अमाउंट लेनी है वो हमें वहाँ क्लियरली मेंशन करनी है, वहाँ हमें ऐसे लिखना है उसको. अच्छा, ई पॉइंट क्या है, द टाइम मस्ट बी फिक्स और एट लीस्ट बी डिटरमाइनेबल. फॉर एग्जांपल 60 days आफ्टर डेट इज़ क्वाइट इजली डिटरमाइनेबल. इफ़ द बिल इज़ मेड आउट ऑन 1 जुलाई इट विल बी 29 अगस्त. ठीक है, और उस पर हमने टाइम भी लाजमी मेंशन करना है कि इतने टाइम तक जो है ये पैसे उसने वापस करने हैं. जैसे हम उसको लिखते हैं कि 60 days आफ्टर डेट, जो डेट उस पर डाली है, जैसे 1 जुलाई डेट डाली है तो उसके 60 days बाद उसने पेमेंट वो दे देनी है, यानी 29 अगस्त तक उसने वो पेमेंट जो है वो क्लियर करनी है. एफ पॉइंट क्या है, द पर्सन हु इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एक्सेप्टर इज़ कॉल्ड द पाई. अब क्या है कि जो ड्राई से यानी कि जो बायर से मनी रिसीव करेगा उसे हम पाई कहते हैं. इट इज़ यूजली द ड्रायर हु इज़ सप्लाइंग गुड्स टू द वैल्यू ऑफ बिल एंड वांट्स टू बी पेड फॉर देम. ये ज़्यादातर ड्रायर ही होता है जो ड्राई से अपनी मनी रिसीव करता है और उसे हम पाई कहते हैं, जो ड्राई से मनी जो है वो रिसीव कर रहा होता है. अब क्या है कि if the dryer decide the bill can made payable to someone else by endorsing it, that is why definitions say to pay to or the order of specified person. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि अगर जो ड्रायर है उसने अगर किसी और के पैसे देने हैं तो वो बिल जो है अपना उस बंदे को जाके दे देगा. जैसे अगर जो हमारा ड्रायर था वो मिस्टर ए था, ड्राई जो था वो हमारा मिस्टर बी था. ठीक है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए के पैसे देने हैं, इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक बना है. ठीक है, अब अगर मिस्टर ए ने मिस्टर सी के पैसे देने हैं तो मिस्टर ए वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर सी को दे देगा. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना वो बिल जो है जो उसने किसी से लेना है वो जाके जिसके पैसे उसने देने हैं उसको जाके दे दे. ठीक है, ये देखें, जैसे मिस्टर बी ने जो है 1,000 रुपीज़ देने हैं मिस्टर ए के, तो इसके लिए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है. अच्छा, अगर मिस्टर बी ने जो है 1,000 रुपीज़ देने हैं मिस्टर ए के तो इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है. ठीक है, अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए ने अपने पास रखा है मिस्टर बी से साइन कराने के बाद, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो मिस्टर सी को भी दे सकता है, क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर सी के पैसे देने हैं तो वो पैसों के बदले वो बिल दे सकता है. ठीक है, जो 1,000 रुपीज़ का बिल है जो मिस्टर बी ने उसको देना है वो मिस्टर सी को दे देगा. ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, 110 पेज है. ठीक है, ये फिगर 1 बनी हुई है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने बनाया है. ठीक है, एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है. जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में था कि डेट जो है वो लाजमी लिखनी है, इसमें देखें वैसे ही डेट लिखी हुई है. फिर कहा था कि अमाउंट जो अमाउंट रिसीव करनी है वो भी लाजमी लिखी होनी चाहिए. फिर उसके बाद कितने दिनों बाद पेमेंट लेनी है वो टाइम भी मेंशन हो. ठीक है, उसके बाद ये देखें वसीम एंड को जो है वो हमारा सेलर है, उसने मिस्टर सलीम से पैसे लेने हैं. ठीक है, तो दोनों के नाम मेंशन हुए हुए हैं, एड्रेस मेंशन है. अब ये वसीम एंड को ने इसको लिखा है. ठीक है, इस पूरे बिल को किसने लिखा है, वसीम एंड को ने. ठीक है,
और इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, मिस्टर सलीम, और मिस्टर सलीम जो है वो इस पर साइन करेंगे। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं। द बिल इज़ ड्रॉन बाय वसीम एंड को, सो द ड्रायर ऑफ द बिल इज़ वसीम एंड को। बिल को किसने ड्रॉ किया है, वसीम एंड को ने, तो ड्रायर कौन हुआ बिल का, वसीम एंड को। द बिल इज़ ड्रॉन अपॉन एम सलीम एंड को, सो दे आर ड्राई ऑफ द बिल, दे हैव accepted the bill, they have not yet accepted the bill and so are not liable to pay it at maturity। अच्छा, क्या है कि इसमें कह रहे हैं कि जो मिस्टर सलीम एंड को है ये जो है ड्राई हैं, ये बिल के जो है मिस्टर सलीम एंड को क्या हैं, ये ड्राई हैं, इनके लिए बिल लिखा गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक इन्होंने बिल एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी ये लाइबल नहीं है मैच्योरिटी पे करने के लिए। मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी वो डेट है, वो ड्यू डेट है, जैसे कि अगर 1 जुलाई को पैसे दिए हैं, ठीक है, तो और आफ्टर 90 डेज़ बाद 29 सितंबर बनेगा, तो 29 जो 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई जो है वो मैच्योरिटी नहीं, बल्कि जो 29 सितंबर है वो मैच्योरिटी डेट है, वो ड्यू डेट है, कि ड्यू डेट तक जो है पैसे देने होते हैं, उसे मैच्योरिटी कहते हैं। 29 सितंबर जो डेट होगी वो हमारी मैच्योरिटी होगी। ठीक है, कि 29 सितंबर तक टाइम है, उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। द बिल इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, इट्स से पे 10,000 रुपीज़ टू वसीम एंड को, डज नॉट से प्रोवाइडेड यू आर फॉर जस्ट पे। अच्छा, it is addressed by one person Wasim and Co to another M Salim and Co and is signed by the person giving it Wasim and Co। अब ये क्या है, इसको एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए लिखा है, यानी कि वसीम एंड को ने मिस्टर सलीम के लिए लिखा है, और इसको साइन भी कौन करेगा, मिस्टर सलीम जो है वो उस पर साइन करेंगे। द डेट इज़ ईजली डिटरमाइनेबल, इट इज़ 90 डे आफ्टर 1 जुलाई, उस पर डेट भी मेंशन की गई है 90 डेज़ आफ्टर 1 जुलाई, यानी कि 29 सितंबर बनेगी। ठीक है, मनी भी लिखी हुई है 10,000 रुपीज़। अच्छा, अब है हाउ अ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क। अ पर्सन who wants to purchase good but has no money may agree to accept a bill of exchange drawn upon him at some future date for the value of good he wants to purchase. For example, Mr. B, a retail trader, wishes to purchase furniture from a furniture manufacturer Mr. A but has no money. Mr. A is agreed to sell furniture for a 90 days credit worth ₹10,000। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि गुड्स ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, कि वो जो है एक फ्यूचर डेट में पैसे जो है वो दे देगा। अब जैसे कि एग्जांपल में कहा गया है कि जो मिस्टर बी हैं वो क्या हैं, एक रिटेलर हैं, रिटेलर ट्रेड हैं। ठीक है, वो फर्नीचर ख़रीदना चाहते हैं मिस्टर ए से, जो कि मैन्युफैक्चरर हैं फर्नीचर के, लेकिन क्या है, बट हैज़ नो मनी, उनके पास पैसे नहीं है। अब मिस्टर ए जो है वो एग्री हो गए हैं कि वो अपना फर्नीचर जो है वो बेचेंगे 90 डेज़ के टाइम पे। ठीक है, और जो उधार पे दे रहे हैं 90 डेज़ के, और कितनी अमाउंट है, 10,000 रुपीज़ है। सेकंड पॉइंट क्या है कि द ड्रायर मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल फॉर ₹10,000 ऑन द कस्टमर मिस्टर बी, द ड्रायर who accept it thus becoming the acceptor of the bill and return it to the dryer. The dryer delivers the furniture and has a 90 days bill for ₹10,000। इसमें क्या कह रहे हैं कि अब जो मिस्टर ए हैं वो ड्रायर हैं, उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है, ड्रॉ किया है, किसके लिए, मिस्टर बी के लिए। फिर उन्होंने मिस्टर बी को जो है वो दे दिया है, मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट किया है, उस पर साइन किए हैं, और उस बिल को वापस जो है वो ड्रायर यानी कि मिस्टर ए को दे दिया है। और इसके बाद मिस्टर ए ने जो है फर्नीचर जो है वो मिस्टर बी को दे दिया है। 90 डेज़ का वो बिल है। ठीक है, 90 डेज़ के अंदर अंदर मिस्टर बी ने जो है वो
जो 10,000 हैं मिस्टर ए के वो देने हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ही कैन कीप द बिल टिल ड्यू डेट एंड प्रेजेंट इट ऑन द ड्यू डेट बिफोर दे एक्सेप्टर। अब क्या होगा, मिस्टर ए जो है वो बिल रख लेंगे, ठीक है, ड्यू डेट तक, और उसको जब ड्यू डेट आ जाएगी उस दिन जो है वो मिस्टर बी को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि व्हेन अ ड्राई, यानी कि जो एक्सेप्टर है, मिस्टर बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया है, वो ड्राई हैं, एक्नॉलेजेस द ऑब्लिगेशन द बिल, ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। ठीक है, वो बाउंड है कि उन्होंने ड्यू डेट तक जो वो पैसे दे देने हैं। इफ़ ही इज़ अ रिप्यूटेबल पर्सन द बिल इज़ गुड एज money and any bank will discount it. There are special kind of bank which do this job and they are called discount houses. What do the discount houses do? The cash the bill by giving the driver the present value of the bill. अच्छा, अब क्या ये डिस्काउंट हाउसेस कौन से होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेते हैं, उस पर अपना इंटरेस्ट काटने के बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर पैसे लिखे होते हैं ना, वो पैसे दे देते हैं। अब क्या है कि जैसे जो ड्रायर है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, जैसे मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो है वो 3 मंथ्स के टाइम के ऊपर जो है ना फर्नीचर दिया था, ठीक है, 3 मंथ्स की क्रेडिट के ऊपर 10,000 जो है 3 मंथ्स बाद मिस्टर बी ने जो है मिस्टर ए को देने हैं। अब मिस्टर ए जो है वो 3 मंथ्स उसका इंतज़ार नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे मेरे पैसे फ़ौरन ना बाहर निकल आएँ। वो क्या करेंगे, वो बैंक जाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज उन्हें दिखाएंगे, ठीक है, बैंक वाले क्या करेंगे, उस पर 10% 15% जो भी वो लेते होंगे वो उस पर काटने के बाद, जैसे 10,000 है, ठीक है, अगर वो 15% जो है 10,000 पे काटते हैं तो वो बनेगा 375, ठीक है, 375। अगर वो 15% इंटरेस्ट ले रहे हैं 10,000 के ऊपर तो 375 बैंक वाले काटने के बाद उनको, ठीक है, ये अमाउंट दे देंगे, 9,625 जो है वो मिस्टर ए को दे देंगे। अब मिस्टर ए को जो है उनके पैसे मिल गए हैं। अब क्या होगा, 3 महीने बाद बैंक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर बी को दिखा के उससे जो है 10,000 ले लेगा। इससे क्या हुआ कि बैंक ने जो है इंटरेस्ट कमाया है, प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है, 3 मंथ सब्र किया उन्होंने और उन्होंने 375 का जो है वो बैंक वालों ने प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि जो मिस्टर ए थे वो बैंक गए, वहाँ उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, उस पे बैंक वालों ने इंटरेस्ट काटा और जो अमाउंट बाकी बची वो जो है दे दी मिस्टर ए को, और बाकी 3 मंथ्स बाद मिस्टर बी को बुला के उनसे 10,000 रुपया रिसीव कर लिया। प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होगी बताती हूँ, देखें, जो फेस वैल्यू कौन सी थी, 10,000, ठीक है, जो भी उनका इंटरेस्ट था यानी कि 375 उन्होंने इंटरेस्ट लिया, इसको माइनस करके जो अमाउंट आ रही है वो प्रेजेंट वैल्यू, बैंक ने ड्रायर को क्या दिया, प्रेजेंट वैल्यू दिया। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट द बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू द एक्सेप्टर हु ऑनर्स इट बाय पेइंग द फुल वैल्यू, द बैंक हैज़ अर्न द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट डिडक्टेड व्हेन इट डिस्काउंटेड द बिल, ठीक है, वही कि जब 3 महीने बाद की डेट थी, ठीक है, ड्यू डेट वाले दिन वो जो है बैंक जो है मिस्टर बी को, यानी जो एक्सेप्टर थे, ड्राई थे, उनको वो बिल दिखा के उनसे वो पैसे जो है वो ले लेगा और उसको क्या हो गया, बैंक को प्रॉफिट हो जाएगा 375 का। अच्छा, अब ये एक फिगर 2 है, इसको समझना है, बिफोर द यूज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जनरल पब्लिक यानी कि हम, जैसे हम जनरल पब्लिक हैं, हम कस्टमर्स हैं, ये क्या कह रहे हैं, दे वांट टू बाय गुड्स बट द शॉप हैज़ नथिंग टू सेल। जैसे कोई बंदा है, जैसे कि कह लें हम किसी शॉप पे गए हैं, ठीक है, तो चीज़ें ख़रीदने के लिए, लेकिन उस शॉप वाले के पास जो है कोई चीज़ें नहीं है बेचने के लिए। अब क्या है, क्यों नहीं है,
क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर पढ़ते हैं ही विशेस टू बाय गुड्स एंड स्टॉक ऑफ द शॉप बट हैज़ नो मनी टू पे। वो ख़रीदना चाहते हैं गुड्स, स्टॉक जो है वो लाना चाहते हैं शॉप के अंदर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं लाने के लिए। अब क्या मैन्युफैक्चरर है, देखें हैविंग प्लेंटी ऑफ गुड इन फैक्ट्री बट नॉट ऑर्डर्स। मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारे गुड्स जो हैं वो बने पड़े हैं, लेकिन उसके पास ऑर्डर्स नहीं है, उससे ख़रीदने वाला कोई नहीं है। अब मर्सेंटाइल बैंकर डिस्काउंट हाउस यानी कि हैज़ मनी टू लेंड बट नो बोरोवर्स, वो जो है उनके पास पैसे तो हैं लेकिन कोई उनसे पैसे उधार पे लेने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये इसके नीचे इसी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज द रिटेलर ट्रेड हैज़ नथिंग टू सेल एंड हैज़ नो मनी टू बाई गुड्स। अब बिज़नेस की जो एक्टिविटी है वो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मिस्टर बी के पास पैसे नहीं हैं कि वो स्टॉक को ख़रीदें। ठीक है, we need a system by which the retailer can purchase good without paying for them at the moment and which enables the manufacturer to pay it immediately। ठीक है, हमें ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज के सिस्टम की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या होगा, जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा तो मिस्टर बी जो है उधार पे जो है वो गुड्स ले आएंगे, कस्टमर्स को दे देंगे, इस तरह मैन्युफैक्चर के गुड भी बिक जाएंगे। और अगर मैन्युफैक्चर को जल्दी पैसे चाहिए होंगे तो वो डिस्काउंट हाउस से जाके जो वो ले लेगा। अच्छा, अब ये फिगर 3 है। फिगर 3 में देखें क्या हुआ कि मिस्टर ए जो है एग्रीज टू सप्लाई मिस्टर बी विद गुड्स ऑफ ही एक्सेप्ट अ 90 days बिल फॉर द फुल प्राइस ₹10,000। ही एग्री टू डू सो। अब क्या मिस्टर ए जो है वो एग्री हो गए, ठीक है, अपनी गुड्स जो है मिस्टर बी को देने के लिए क्रेडिट के ऊपर। तो ठीक है, 90 डेज़ का टाइम देंगे मिस्टर बी को कि वो जो है उनकी 10,000 की पेमेंट जो है वो कर दें। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रा करेंगे। ठीक है, अब मिस्टर बी क्या करेगा, ही एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न्स इनटू द मैन्युफैक्चरर। मिस्टर बी उस पर साइन करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल जो है वापस मिस्टर ए को दे देगा। अच्छा, मिस्टर ए जो है वो बैंक के पास जाएगा, आस्क बैंक टू डिस्काउंट द बिल। डिस्काउंट द बिल यही होता है कि जब मिस्टर ए जो है वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उस पर अपना इंटरेस्ट लेगा। 15% बैंक ने इंटरेस्ट लिया। ठीक है, 10,000 जो थी वो अमाउंट थी, उसमें से 15% इंटरेस्ट जो है वो 375 बनता है। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गई है। इस अमाउंट, ये जो प्रोसेस है इसको डिस्काउंट द बिल कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, इससे मिस्टर बी जब वो गुड्स वगैरह ले आया तो जनरल पब्लिक ने भी क्या किया, उसको दे कैन नाउ बाय गुड्स फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर। अब जनरल पब्लिक ने भी वो गुड्स ख़रीद ली। अब ये आ गई टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ये क्या है, एक है पीरियड और एक है ऑब्जेक्ट। पीरियड के अंदर डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये क्या होता है, देयर इज़ नो फिक्स डेट फॉर द पेमेंट ऑफ सच बिल, दे बिकम पेबल एट एनी टाइम दे आर प्रेजेंटेड बाय द होल्डर। अब डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, इस पे टाइम मेंशन नहीं होता। कभी भी जो है जो ड्रायर है वो ड्राई के पास आके उसको वो बिल प्रेजेंट करके अपनी पेमेंट ले सकता है, कोई फिक्स टाइम उस पर मेंशन नहीं है। टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, दीज बिल्स आर पेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड आफ्टर विच दीज बिल्स बिकम ड्यू फॉर पेमेंट इज़ कॉल्ड टेन्योर। अच्छा, अब क्या है, टर्म बिल्स क्या होते हैं, टर्म बिल्स के ऊपर डेट मेंशन होती है। ठीक है, तो ड्रायर जो होता है उस डेट के मुताबिक ड्राई के पास जाता है और उससे जो है वो पेमेंट ले लेता है। उन बिल्स को टर्म बिल्स कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म बिल्स होते हैं जिन पे डेट जो है वो मेंशन होती है। अब ये टेन्योर क्या होता है, टेन्योर उसे कहते हैं कि जैसे अगर उस पर 2 मंथ्स का जो टाइम मेंशन है उसे टेन्योर कहा जाएगा, या 3 मंथ्स का टाइम मेंशन है, जो टाइम मेंशन होगा उस मेंशन टाइम को टेन्योर कहते हैं। ठीक है, टेन्योर कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ट्रेड बिल्स कौन से होते हैं, दीज बिल्स आर ड्रॉन एक्सेप्टेड अगेंस्ट द सेल एंड परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट, these are drawn by the seller and accepted by the buyer। ट्रेड बिल्स वो बिल होते हैं जो कि सेलर और बायर के दरमियान बनते हैं। इसमें क्या होता है, गुड्स जो हैं उधार पे दी जा रही होती हैं। ठीक है,
और यहाँ गुड्स ख़रीदी जा रही होती हैं उधार पे, इसमें मतलब गुड्स का काम हो रहा होता है, सेल एंड परचेज़ का काम हो रहा है, ठीक है। इसमें चीज़ें बेची जा रही है, ख़रीदी जा रही हैं, उन बिल्स को हम ट्रेड बिल्स कहते हैं। अकोमोडेशन बिल्स कौन से होते हैं? Such bill do not involve any sale and purchase of good, rather they are drawn without any consideration. The purpose is to help one party or both the parties financially. Accommodation bills वो bills होते हैं जिस पे अच्छा, अकोमोडेशन बिल्स कौन से होते हैं? वो बिल्स होते हैं इसमें ये होता है कि सेल एंड परचेज़ नहीं होती गुड्स की, इसमें सिर्फ पैसे जो होते हैं वो उधार पे दिए जा रहे होते हैं दूसरी पार्टी को उसकी हेल्प करने के लिए। इस पे गुड्स नहीं दी जा रही होती, इस पे पैसे दिए जा रहे होते हैं उधार पे, ठीक है। ये जो है हमारी अकोमोडेशन बिल्स हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इनलैंड बिल्स कौन से होते हैं? इनलैंड बिल्स वो बिल्स हैं जिसका बायर और सेलर यानी कि ड्रायर और ड्राई दोनों सेम कंट्री के अंदर हों तो वो इनलैंड बिल्स होते हैं। फॉरिजन बिल्स कौन से होते हैं? वो वाले बिल्स होते हैं जिसका ड्रायर किसी और कंट्री में हो, यानी जो सेलर है वो किसी और कंट्री में है, और जो ड्राई है यानी कि जो बायर है वो किसी और कंट्री में हो। जैसे कि जिसने बिल ड्रॉ किया यानी कि ड्रायर जो है वो पाकिस्तान में है, और जिसने एक्सेप्ट किया यानी कि जिसने पेबल है यानी कि जो ड्राई है जिसने पैसे देने हैं वो लंदन में, यानी दोनों ही अलग जो है वो कंट्रीज़ में है। उन बिल्स को फॉरिजन बिल्स कहा जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। एवरी बिल हैज़ टू एक्सेप्टेड बाय द ड्राई। जितने भी बिल होते हैं वो ड्राई जो है वो एक्सेप्ट करता है। आफ्टर द ड्राई हैज़ प्रिपेयर द ड्राफ्ट इट इज़ सेंड टू द ड्राई फॉर एक्सेप्टेंस। जैसे ही जो होता है ड्रायर जो है वो बिल बनाता है, वो जो है ड्राई को भी बिल भेज देता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। Acceptance is an indication on part of the dry that is willing to accept the liability under the bill. Acceptance is given by putting his signature across the face of bill together with the place and date. After acceptance, a bill of exchange is also called acceptance. ठीक है, फिर क्या करता है वो ड्राई को भेज देता है कि वो एक्सेप्ट करे, वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो उस अमाउंट पे एग्री कर रहा होता है कि ये अमाउंट जो है मैंने देनी है और इस डेट तक देनी है मैंने। फिर वो उस पर साइन वगैरह करने के बाद जो है वो वापस जो है वो ड्रायर को भेज देता है। हाउ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड। इन अ बिजनेस कंसर्न न्यूमरस बिल ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। जनरली अंडर सच कंडीशन स्पेशल जर्नल आर यूज टू रिकॉर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि स्पेशल जर्नल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि बिल रिसीवेबल जर्नल है और बिल पेबल जर्नल है। फ्रॉम दीज टू जर्नल्स हम क्या टोटल जो होते हैं पोस्ट एक बिल रिसीवेबल अकाउंट बनता है, एक बिल पेबल अकाउंट बनता है। एवरी बिल हैज़ टू डिफरेंट एसेप्ट्स, ठीक है, हर बिल के दो डिफरेंट एसेप्ट्स हैं। अच्छा, अब कैसे कि जो ड्रायर जो होता है अपने गुड्स बेचता है, ठीक है, वो क्या चाहता है, वो उसके बदले पैसे चाह रहा है, उसको उम्मीद होती है कि उसको मनी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और जो एक्सेप्टर होता है ठीक है, उसको क्या होता है कि वो गुड्स को क्रेडिट पे ख़रीद लेता है और ठीक है, और फिर जो होता है उसको एक टाइम मिल जाता है पैसे देने के लिए, ठीक है। जो ड्रायर होता है उसकी गुड्स बिक जाती हैं और उसको उसके बदले पैसे मिलेंगे, और जो एक्सेप्टर होता है यानी कि जो ड्राई होता है उसको जो है उधार पे जो है वो गुड्स मिल जाती हैं, पैसे देने का थोड़ा टाइम मिल जाता है।